जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके अभ्यास प्रश्न के रूप में आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में ऐसे ही बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है, आपके 30 प्रश्न हो चुके थे, रीतिकाल का ये दूसरा पार्ट है आपका। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही कूट का चयन आपको करना है। कुछ आपको नाम दिए गए हैं और कुछ आपको आचार्यों के नाम दिए गए हैं, उनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं, तो इसका आपको सही सुमेलन करना है। तो देखिए, श्रृंगार मंजरी ये आपकी है चिंतामणि की। फिर रस विलास ये मंडन की रचना है। रतन हजारा आपकी रचना है रसनिधि की। और अलंकार पंचाशिका मतीराम की रचना है। तो इसके आधार पर आपका देखिए श्रृंगार मंजरी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बी, ए, डी और सी। आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कीजिएगा। आपको अगर वीडियो फास्ट लग रहा है और आपको तुरंत उत्तर नहीं पता लगाना है तो आप वीडियो को पॉज करिए, खुद उसका प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसके बाद में आप उसको देखिए, आकलन कीजिए कि आपका सही है कि नहीं सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 32। लिखा है रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है। दो प्रश्न आपके बन रहे हैं। पहली बात तो ये बन रहा है कि जो रामचंद्राभरण है वो किस प्रकार का ग्रंथ है, वो आपका अलंकार ग्रंथ है, ठीक है। और ये आपका कौन से कवि का है, ग्वाल कवि का है, गोप का है, सेनापति का है, ये द्विजदेव का है। मतलब ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोप की रचना है रामचंद्राभरण। और ये कौन सा ग्रंथ है, ये अलंकार ग्रंथ है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 33। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताना है। ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको बिल्कुल आप हल्के में मत लीजिए, बहुत आपके एग्जाम में यही रचनाएं घूम फिर करके आती हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार गिरधर दास हैं, प्रताप शाही हैं, रघुनाथ हैं या फिर कवि दूल्हा हैं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, प्रताप शाही व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34। तंत्रीनाद कवित रस सरस रति रंग, यह पंक्ति किस कवि की है। तंत्रीनाद कवित रस सरस रति रंग केशव की है, मतीराम की है, बिहारी की है या फिर घनानंद की है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहारी की ये उक्ति है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35। बहुत अच्छा प्रश्न है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। आसान प्रश्न है। पद्माकर को, घनानंद को, केशव दास को या फिर भूषण को। कठिन काव्य का प्रेत। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है। त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। सूदन है, भूषण है, ग्वाल है या फिर गोप है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूषण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 37। लिखा है हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। यह कथन किसका है। परिमाटी लिखा हो, यहाँ पे परिपाटी होना चाहिए। वो किस श्रेणी के रचना का, मतलब ये किसने कथन कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है या फिर आचार्य श्याम सुंदर दास का है। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं, ऐसा कहना है आपके, और कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 38। लिखा है रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है। घनानंद है, भूषण है, पद्माकर है या फिर सेनापति हैं। रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घनानंद रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से है। कौन है, घनानंद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 39। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है। काव्यांग निरूपक ग्रंथ होते हैं लक्षण ग्रंथ, प्रकृति परक ग्रंथ होते हैं, महाकाव्य होते हैं या फिर चरित काव्य होते हैं। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय पूछा गया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काव्यांग निरूपक ग्रंथ होते हैं लक्षण ग्रंथ।
और आपके बाकी जो हैं वो आपके लक्षण ग्रंथ की श्रेणी में नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 40। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विरजाई कविता बनिता मित। मैंने आपको बहुत सारी, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको सारी पंक्तियां करवाई थी आपकी, तो जो इंपॉर्टेंट का पंक्तियाँ थी, चाहे वो आपके आदिकाल की हो, भक्ति काल की हो, रीति काल की हो। ये रीति काल की पंक्ति है, तो आपको बताना है किसकी है, केशव दास की है, बिहारी की है, मतिराम की है या फिर ग्वाल कवि की है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पत्र में पूछी जा चुकी है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण न विरजाई कविता बनिता मित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशव दास की ये पंक्ति है। देखिए आपको मैंने उसमें ये भी बताया था कि अगर भूषण है तो इसका भूषण, देखिए इसमें तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन जब पेपर सेट किया जाता है तो भूषण का नाम तो सबसे पहले ही दे दिया जाएगा, तो ताकि आप उसमें टिक कर दीजिए, लेकिन आपको पढ़ के जाना है कि कौन सी पंक्ति किसने कही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 41। लिखा है भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार की ग्रंथों की रचना की है। अलंकार ग्रंथों की रचना की है, रस निरूपक ग्रंथ की रचना की है, नायिका भेद ग्रंथ की रचना की है या फिर सर्वांग निरूपक ग्रंथों की रचना की है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नायिका भेद ग्रंथ की रचना की है। किसके अनुसार, भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने नायिका भेद ग्रंथों की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 42। लिखा है रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने वाला कौन सा कारण इनमें से नहीं है। फिर से पढ़िए, रीतिकाल के जो कवि हैं उनको आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें से नहीं है पूछा गया है। ये किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सकते, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, इनका ज्ञान अधूरा व अधकचरा था, इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा इसमें कारण नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था। ऐसा नहीं है, इनमें कविता की शक्ति बहुत थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चाहे वीर काव्यात्मक ग्रंथ हो, चाहे वो अपने जो दरबारी कवि जो थे जिनके दरबार में वो रहते थे, जिनके राजा जो उनके आश्रयदाता थे, उनके बारे में उन्होंने वीर रस की कविताएं बहुत सारी लिखी हैं। तो कवित्व शक्ति तो इनमें थी, तो इसमें इसके आधार पर आपका गलत उत्तर ये हो जाएगा आपका, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, बल्कि इनमें कवित्व शक्ति का अभाव नहीं था, ये शक्ति से परिपूर्ण थे। बाकी आपका ये किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सकते, ये आपका सही है। इनका ज्ञान अधूरा व अधकचरा था, ये भी सही है। इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। कौन सा कारण इनमें से नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है। तो कवि शिक्षक आचार्य के रूप में, उद्भावक आचार्य के रूप में, व्याख्याता आचार्य के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कवि शिक्षक आचार्य के रूप में डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को की मतलब इस प्रकार का आचार्य माना है, उनको कवि शिक्षक आचार्य माना है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44। इसमें लिखा है इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है। याकूब खान, रसखान, दूल्हा और बेनी कवि। कौन सा रीतिकाल का कवि नहीं है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, रसखान। ये किस काल में आते हैं? ये भक्ति काल के हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 45। लिखा है इन सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन आपको करना है। देव, भिकारीदास, चिंतामणि, पद्माकर, पद्माभरण, शब्द रसायन, कविकुल, कल्पतरु और काव्य निर्णय। तो चलिए मिलान कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। जो देव हैं उनकी है रचना शब्द रसायन। फिर भिकारीदास आता है, भिकारीदास का सभी को पता है, काव्य निर्णय। चिंतामणि का है कविकुल, कल्पतरु। और आपका पद्माकर का है पद्माभरण। तो इसके आधार पर देखिए ए का बी ऑप्शन किस में मिल रहा है? आपका बी ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। बी, डी, सी और ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46। लिखा है इति आवती चली जात उत चली 6 सातक हाथ। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की है, मतीराम की है, बिहारी की है या फिर देव की है? इति आवती चली जात उत चली 6 सातक हाथ, ये उक्ति किसकी है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहारी ने ये कहा है।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 47। इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन, राष्ट्रीय भावना और श्रृंगार रस की प्रमुखता। पूछा गया है कि कौन से रीतिकालीन काव्य की विशेषता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय भावना इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 48। बनन में बागन में बरगयो बसंत है, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? पद्माकर की है, सेनापति की है, ग्वाल कवि की है या फिर भिखारीदास की है? बनन में बागन में बरगयो बसंत है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सेनापति की है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधु नीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? रनित भृंग घंटावली झरित दान मधु नीर, ग्रीष्म ऋतु की चर्चा की है इसमें, शरद ऋतु है, पावस ऋतु है या फिर वसंत ऋतु है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वसंत ऋतु। प्रश्न नंबर 50 लिखा है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। किसको थी? बिहारी को थी, घनानंद को, पद्माकर को या फिर सेनापति को? ये इन्हीं जो उन्होंने इंडिकेट किया है वो किसके लिए किया है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घनानंद को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 51। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जंबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस आलोचक का है? प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जाम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ऑप्शंस दिए हैं डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दास या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जंबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 52। लिखा है इसमें, अति सूधो स्नेह को मारा है जहां नेकु सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। पद्माकर की है, मतीराम की है, ग्वाल कवि की है या फिर घनानंद की है? अति सूदो स्नेह को मारा गया, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद की है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53। यह प्रेम को पंत कराल कहा तरवारी की धार पे धावनो है, ये पूछी जा चुकी है, पूर्व प्रश्न पत्र का ये आ चुका है ये पंक्ति। यह प्रेम को पंत कराल कहा तरवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद है, बोधा है, आलम है या फिर ठाकुर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधा। प्रश्न नंबर 54 लिखा है, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे, बोधा की है, आलम की है, ठाकुर की है या फिर ग्वाल कवि की है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आलम की है। प्रश्न नंबर 55 लिखा है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, भाषा भूषण और रतन भावनी। आसान प्रश्न है, अगर आपने पढ़ा होगा तो तुरंत आप इसको एक बार में सही कर देंगे। प्रश्न नंबर 55 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा भूषण। ये किसकी कृति है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न नंबर 56 किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? केशव को, तुलसी को, मतीराम को या फिर लाल कवि को? किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केशवदास। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 57। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताना है। ललित ललाम तो पूछी भी जा चुकी है, आपको पता होगा। अगर ये नहीं भी पता होगा तो भी पता हो जाएगा। मान लीजिए ललित ललाम पता है, आपको कंफर्म पता है कि किसकी है, तो आप भी इसका सही उत्तर बता देंगे। जी हाँ, मतीराम इसका सही उत्तर हो जाएगा। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों की रचना किसने की है? मतीराम ने। प्रश्न नंबर 58 लिखा है, सिंधु तरियो उनको बनरा तुम पे धनु रेख गई न तरी, यह पंक्ति किस कवि की है? सिंधु तरियो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, घनानंद की है, केशव की है, पद्माकर की है या फिर सेनापति की है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवदास। प्रश्न नंबर 59 लिखा है, ये इसमें सूची दी गई है, एक तरफ आपकी कुछ पंक्तियां हैं, दूसरी तरफ उनके पंक्तिकारों के नाम है। यह ललित लाल केंदो लसत दिग्भाग मिनी
के भाल को, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। तो ये आपको बताना है। चलिए छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा। घनानंद की है, बिहारी की है, पद्माकर, केशव, आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सभी को पता है, सबसे पहले तो नैन नचाए कहीं मुस्काई किसका है? पद्माकर का है। अब देखिए प्रश्न को सॉल्व करने का मैं कई बार भी आपको बता चुकी हूँ। मैच द फॉलोइंग एक तरीके से आपके लिए बहुत हलवा प्रश्न है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको पता है, सिर्फ यही है आपको पता है, तो फोर्थ का सी ऑप्शन देख लीजिए। फोर्थ का सी ऑप्शन 2 में दिया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे तो आपको जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि एक में ही दिया है, जैसे इसमें आपको 2 ऑप्शन में मिल गया आपको फोर्थ। देखिए सी इधर भी मिल गया, सी, अब बी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है। तो इसके लिए आपको और भी पता लगाना होगा कि ये किसकी है। अब चलिए देखते हैं, आपने पढ़ा होगा ये रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागे जो जो निहारिये, तो ये आपको पता होनी चाहिए ये घनानंद की है। तो देखिए दूसरे का ए किसमें मिल रहा है। अब देखिए कितनी चालाकी से प्रश्न बनाया गया है, जो आसान है, दोनों में ए है और दोनों में सी है। तो इस तरीके से अब प्रश्नों का जो स्तर है वो इस तरीके से ही बढ़ रहा है, और ये आपके पूर्व प्रश्न पत्रों का ही प्रश्न मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इसी तरीके से प्रश्न आपके बनेंगे। फिर देखिए, फिर चलिए मिलान ही कर लेते हैं पूरा। इसमें तो वो वाला खेल फिट बैठ नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से यही बताना चाहती थी कि कभी कभी होता है कि एक ऑप्शन से भी आपको सारे ऑप्शन पढ़ने भी नहीं होते हैं, और अगर आपको नहीं भी याद है बाय चांस, तो भी आप उस प्रश्न का उत्तर सही कर सकते हैं, बस बशर्ते उसका जो ऑप्शन है वो किसी एक ही विकल्प में दिया गया हो। यह ललित लाल के अंधो, ये जो पंक्ति है ये आपकी है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही है वो है केशवदास। फिर रावरे रूप की नीति अनूप, ये आपकी घनानंद की है। फिर या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ये आपकी बिहारी की है। और नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी, ये पद्माकर की है। तो इसके आधार पर देखिए फर्स्ट का डी ऑप्शन किसमें मिल रहा है। फर्स्ट का डी ऑप्शन केवल एक ही में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 60। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की है, सूदन की है, भूषण की है, या फिर चिंतामणि की है? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूषण की है। आगे भी प्रश्न और हैं। पूरा रीतिकाल के कम से कम 250 प्रश्न हैं, और रीतिकाल आपको पूरा रटा दूंगी मैं, आप चिंता मत कीजिए। एक आपका पार्ट हो चुका है रीतिकाल का, ये दूसरा पार्ट है। और बने रहिए ऐसे ही हिंदी ओशन के साथ में, और प्रैक्टिस कीजिए। और आपको मैंने शुरुआत में भी बताया था, प्लेलिस्ट आप जाकर जरूर चेक कीजिए, उसमें आपको बहुत ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे। उसमें आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें आपका अभ्यास प्रश्नोत्तरी और आपके प्रैक्टिस सेट और आपके पूर्व प्रश्न पत्र, इस टाइप की आपको एक टॉपिक मिलेगा। उसी में जाकर के आप अंदर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, तब आपको बहुत सारे वीडियोस इसी तरीके से मिलेंगे जो आपकी तैयारी को एक नई धार देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।